Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 23rd of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट कि हाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिसेंटली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन जिससे कि उन्होंने अफगानिस्तान में असिस्टेंस देने का जो एक प्रपोजल जो यूएसए ने स्टार्ट किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट कि म्यांमार को इंडिया ने रिसेंटली 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन दिए हैं, तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट रिसेंटली इंडक्टेड आर्मर्ड व्हीकल जो कि इंडियन आर्मी ने अपने अंदर इंक्लूड किया है. ठीक है, अपने फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया है. तो ये जो एक टाइप का व्हीकल है, हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे. इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि हाउ कि जो रिसेंटली मैरिज एज के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उससे बाकी जितने भी लॉज हैं आसपास के जो कि अभी भी चाइल्ड को 18 ईयर्स का बताते हैं उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे. So let's move on to the discussion. First topic that we have to discuss about it is कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिसेंटली अफगानिस्तान की असिस्टेंस के लिए एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है. देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर्टिकुलर इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब पूरी तरीके से पूर्ण सहमति दे दी है, जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रॉपर्ली पहुंचाया जा सकता है. जिससे जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं जिनके पास प्रॉपर खाना पीना या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉपर नेसेसिटीज नहीं मिल रही है उनको, उनके लिए एक प्रॉपर एड वगैरह पहुंचाया जाएगा. लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है जितना फंड वगैरह इनको ट्रांसफर किया जाएगा वो तालिबान के हैंड से दूर रखा जाएगा, मतलब तालिबान को ये पैसा नहीं दिया जाएगा. देखिए, अभी जो रेजोल्यूशन आया है उसको अफगानिस्तान ने भी इसको काफी वेलकम किया है और बोला है कि ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर मनी इट वाज वेरी असेंशियल, बहुत जरूरी था अफगानिस्तान के लोगों के लिए, बिकॉज वहां पर नॉर्मल खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे हुए थे. जब से तालिबान अगस्त के अंदर जब उन्होंने पावर सीज किया था अफगानिस्तान के अंदर, तब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे उनके एड्स और एसेट्स इन सबको फ्रीज कर दिया गया था बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, वर्ल्ड बैंक एंड जितने भी अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पैसों से रिलेटेड है, उन सब ने इन सारे के सारे एसेट्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था. और यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि इस पर्टिकुलर फ्रीज होने के कारण, सारे के सारे फंड्स फ्रीज होने के कारण एक फिस्कल शॉक्स आ गया था एक इंडिया मतलब अफगानिस्तान कंट्री के ऊपर, जो एक्चुअली अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से एड डिपेंडेंट कंट्री है, मतलब इसके पास खुद का एक बहुत अच्छा बेस नहीं है जिससे पैसे आ सके. ये डिपेंड करती है उस एड के ऊपर जो कि फॉरेन कंट्रीज से आते हैं. नाउ बहुत सारे मंथ ऐसे, मतलब बहुत सारे मंथ्स हो गए हैं, बिकॉज अगस्त के अंदर स्टार्ट हुआ था एंड इट हैज ऑलरेडी बीन दिसंबर, मतलब 4 महीनों से लगभग ये सारे के सारे एड बंद है, मतलब कोई भी पैसा वगैरह अफगानिस्तान के अंदर नहीं आ रहा है. जिससे कि मिलियंस लोग जो ऐसे हैं दे आर फेसिंग अ चॉइस बिटवीन स्टारवेशन और माइग्रेशन. या तो वो भूखे वहां पर मर रहे हैं या फिर उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है, अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पर एक बहुत बुरा क्राइसिस आ चुका है, दैट ऑफ फूड, फ्यूल एंड कैश. देखिए, वहां पर पैसे तो बिल्कुल नहीं है, कैश तो वहां पर है ही नहीं. कैश नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर फूड नहीं है, और कैश नहीं है तो उनके पास खरीदने के लिए फ्यूल भी नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है, फूड, फ्यूल एंड कैश तीनों ही टाइप का क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से आ चुका है. अब जो रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ये रेजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर जो ये एड देने की बात की गई है वो अगले एक साल तक के लिए है, मतलब 2022 तक के लिए एड प्रॉपर्ली दिया जाएगा. और ये एड जो है, बोला गया है कि जब ये एड को हम सेंड करेंगे तो किसी भी टाइप का जो सैंक्शंस है जो हमने अफगानिस्तान के ऊपर लगाए हैं उससे सैंक्शंस को हटा नहीं रहे हैं. सैंक्शंस अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर लगे हुए हैं, अभी भी तालिबान को पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा. सिर्फ यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये एड दिया जा रहा है ताकि जितने भी लोग जो अफगानिस्तान के अंदर है, जिनको एक्चुअली जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पानी पीने को कुछ नहीं है, उनके पास खाना और पीना जो पानी है वो पहुंच सके. ठीक है, आपको ध्यान रखना है अभी भी तालिबान का जो रजीम है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है. अब देखिए, जो यूएन के जो सैंक्शंस होते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो सैंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली एक टूल की तरह होते हैं जो कि किसी भी तरीके का थ्रेट्स या फिर किसी कंट्री के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट के अब्यूज वगैरह हो रहे हैं उसको रोकने के लिए काम आता है. और इस पर्टिकुलर सैंक्शन को मतलब बीच में नहीं आने देना है. देखिए, ऑल्दो एक अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से सैंक्शन नहीं लगाया, अगर आप ध्यान से सोचें तो सैंक्शन के तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर लगाया हुआ है, राइट. इस तालिबान गवर्नमेंट ये जो इलेजिटिमेट तरीके से पावर में आई है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं. तो ऑल्दो नेम ऑब्वियसली अफगानिस्तान का है, नेम है कि अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, बट एक्चुअली अफगानिस्तान की जो भी रिसेंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो तालिबान गवर्नमेंट जो कि पावर में है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं. जो वहां के लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पास तो एटलीस्ट खाना पीना पहुंचना चाहिए ना, उनके पास जो ह्यूमैनिटेरियन एड है एटलीस्ट वो तो पहुंचना चाहिए, राइट. तो जो यूएसए है, यूएसए ने एक्चुअली इस पर्टिकुलर जो ये प्रपोजल था कि उनको एड पहुंचाना चाहिए, ये स्टार्ट यूएसए ने किया था. तो यूएसए ने ये बोला है कि और भी साथ में बहुत सारे एडिशनल स्टेप्स वगैरह लिए जा रहे हैं ताकि आपके सैंक्शंस को भी हम धीरे धीरे ईज कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना होगा. जैसे कि फिलहाल के लिए ये बोला गया है कि यूएसए हैज मेड इट क्लियर दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कैश ट्रांसफर दे आर अलाउड. ये सिर्फ तभी तक अलाउड है अगर जितने भी अफगानिस्तान की जितने भी तालिबान रजीम है वो किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं जाएगी हेल्प के लिए जिसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं.
इनडायरेक्टली यूएसए कहना चाहती है कि आप यहाँ पर टेररिज्म का रास्ता ना अपनाएं, बिकॉज टेररिस्ट के ऊपर जो यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं, राइट। बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, बहुत सारे टेररिस्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएसए दोनों ने ही सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब यूएसए और यूएनएससी दोनों ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि तालिबान गवर्नमेंट जो है उन क्या बोलते हैं, टेररिज्म की तरफ, ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ, उस तरफ मूव ना कर जाए पैसों के लिए, राइट। तो यूएसए ने बोला है हम पैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपको किसी भी ऐसे पर्सन के पास या फिर ऐसे किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं। देखिए, जब से तालिबान पावर में रिटर्न हुआ है तब से यूएसए ने अकेले, मतलब यूएसए की कंट्री ने अराउंड 9.5 बिलियन डॉलर्स का जितना फंड था अफगानिस्तान का, वो सारा का सारा फ्रीज कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के अंदर था। ये सारा का सारा पैसा फ्रीज कर दिया यूएसए ने। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, जो कि एक बहुत ही बड़ा लेंडर था, जो कि एक्चुअली अफगानिस्तान को काफी सारा पैसा प्रोवाइड किया करता था हर साल, उसने भी अपने सारे के सारे एड, जो भी फाइनेंशियल एड था सारा का सारा, काबुल को यानी कि अफगानिस्तान को कैंसिल कर दिया, उसको बंद कर दिया है। अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान का जो मेन बैंक था दैट वाज अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक, और इसके अंदर जो पैसा था वो सारा का सारा यूएसए के अंदर, वो सारा पैसा यूएसए का था। तो जैसे ही यूएसए ने अपने पैसे को फ्रीज किया और बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली जितना बैंकिंग इंफ्रा था अफगानिस्तान के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मतलब अब टेक्निकली कोई भी बैंकिंग इंफ्रा नहीं है जो कि अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने सिविल सर्वेंट्स को या फिर जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको पैसे दे सके। पैसे देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि अफगानिस्तान की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने अपने फर्नीचर को बेचकर, अपने ज्वेलरी को बेचकर यहाँ पर दो वक्त की रोटी खरीदनी स्टार्ट की है। मतलब आप समझ रहे हैं, सिचुएशन इतनी ड्रेडफुल हो चुकी है कि अपने फर्नीचर को, जो मतलब उनके हाउस का एक असेंशियल पार्ट होता है, अपनी ज्वेलरीज को, जो वुमेन्स के लिए एक असेंशियल पार्ट की तरह होती है, वो उस पर्टिकुलर चीज को, अपने प्राइवेट पोजेशंस को बेचकर यहाँ पर दो वक्त के खाने की जुगाड़ कर रही है। सो दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशन जो अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी फ्लरिश कर रही है। इस चीज को रोकने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर एड, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अफगानिस्तान एज अ कंट्री अगर गलत हो सकती है, तालिबान एज अ रजीम गलत हो सकती है, बट वहां के जो लोग, वो तो इनोसेंट है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। वहां पर उनके लिए एड पहुंचाना बहुत जरूरी है। नाउ देखिए, एक तो हो गया यहाँ पर तालिबान ने ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा अफगानिस्तान इज ऑलरेडी फेसिंग ड्रॉट, वहां पे ड्रॉट आ चुका है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है काफी दिनों से। इसके अलावा कोविड-19 का इंपैक्ट तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो अफगानिस्तान के ऊपर भी है। तो तालिबान रजीम प्लस ड्रॉट प्लस कोविड-19 प्लस नो कोई पैसा नहीं है, प्लस खाने को खाना नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली अफगानिस्तान को जिसने ग्रैपल कर रखा है पूरी तरीके से, रोक के रखा हुआ है। और यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन जो है, वो ये उसने ये अंदाजा लगाया, उसने एक एक गेस किया है, प्रिडिक्शन किया है। उसने ये बोला है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2021 में का जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तो अफगानिस्तान की इकॉनमी अराउंड 20% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब पूरी तरीके से नीचे जाएगी। ठीक है, मतलब 20% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। बहुत बुरा इकोनॉमी का कंडीशन चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अब इंटरनेशनल एड की अगर हम बात करें, तो आज तक के अफगानिस्तान का जो टोटल जीडीपी था उसका 40% जो पैसा है वो बाहर के एड से आता है। मतलब जो बाहर जो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा देती है, उसी से उनके जीडीपी का एक्चुअली इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ जो उनका बजट है अफगानिस्तान का, उसका 80% जो है वो इंटरनेशनल एड के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपरली समझ आई होगी। नाउ अगर हम इसके सिंगल लार्जेस्ट डोनर की बात करें, अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता था अब तक, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा हमें पता है, ऑब्वियसली यूएसए इस पर्टिकुलर कंट्री में अराउंड पिछले 20 साल से था। तो यूएसए वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जो कि इस पर्टिकुलर अफगानिस्तान को सब बहुत ज्यादा एड वगैरह प्रोवाइड किया करता था, ताकि ये लोग डेमोक्रेसी बन सके, या फिर इस जितने भी रजीम है, टेररिज्म का जो रजीम है, उससे बाहर आ सके। जिसके तहत देखा गया है कि सिर्फ इस साल 2021 के साल में ही अराउंड 474 मिलियन डॉलर्स इतना पैसा ऑलरेडी अफगानिस्तान को दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने एज सिंगल लार्जेस्ट डोनर, मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा दिया है किसी एक कंट्री ने। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, मतलब कुछ अब अभी अगले हफ्ते जो आने वाले हैं, यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को कोवैक्स, जो हमारे पास जो कोविड की जो वैक्सीन है कोवैक्स, उसको हम अराउंड 1 मिलियन डोजेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। टोटल मिला के 4.3 मिलियन डोजेस हो जाएंगे, यानी कि 3.3 मिलियन डोजेस ऑलरेडी अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1 मिलियन डोज और प्रोवाइड किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ डोजेस जो है इट विल इंक्रीज टू अराउंड 4.3 मिलियन डोजेस। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने ये भी अभी रिसेंटली बोला है, अनाउंस किया है कि दिसंबर 10 को उन्होंने ये बोला था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर, अगले कुछ हफ्तों के अंदर हम अराउंड 280 मिलियन डॉलर्स का ह्यूमैनिटेरियन एड यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इनको सेंड करेंगे, ताकि यूनिसेफ भी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों ही ये सारा का सारा खाना जो है अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। सारा का सारा पैसा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, कि म्यांमार को रिसेंटली इंडिया ने 1 मिलियन कोविड के डोजेस दिए हैं।
देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, वो अभी रिसेंटली, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, ये रिसेंटली अभी म्यांमार के अंदर गए हुए हैं, मतलब म्यांमार में एक विजिट पे गए हुए हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि म्यांमार के अंदर एक अनरेस्ट आ चुका है। अनरेस्ट क्यों आया है? बिकॉज जो वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ऑंग सान सू की जो गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया गया है बाय अ कू। एक मिलिट्री कू किया गया 1 फरवरी 2021 को, और इनको यहाँ से हटा दिया गया, इनको पावर से हटा दिया गया। और एक रिसेंटली न्यूज अगर आप देखेंगे तो इनको यहाँ पर जेल के अंदर डाल दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 10 years और सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इंडिया के अंदर। बहुत ज्यादा खुशी नहीं है इस पर्टिकुलर बात से, बिकॉज ऑंग सान सू की वॉज प्रो इंडिया, शी वॉज प्रो इंडिया, वो इंडिया को काफी सपोर्ट करती थी। नाउ देखिए, इसी पर्टिकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है रिसेंटली म्यांमार गए थे ऑन विजिट, और उसके तहत ही इंडिया ने अराउंड 10 लाख डोजेस कोविड के वैक्सीन के, मेड इन इंडिया जो कोविड वैक्सीन है, ठीक है, कोविशील्ड है, उसको भी रिसेंटली उन्होंने म्यांमार को दिया है। और साथ ही साथ राइस और व्हीट का अराउंड 10,000 टन का एक पैकेज जो है म्यांमार को प्रोवाइड किया गया है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट उनके पास रहे, ताकि जो कंट्री जो ऑलरेडी वॉर के साथ ग्रैपल कर रही है, सिविल वॉर के साथ ग्रैपल कर रही है, उस चीज से वो बाहर निकल सके, ताकि जो लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, अगेन जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, सेम उसी तरह म्यांमार के अंदर भी इशू चल रही है, उस पर्टिकुलर चीज के जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो सफर ना करें, इसलिए ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया गया है। अभी जितना वैक्सीन और जितना खाना है, ये सारा का सारा म्यांमार के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको दिया गया है, और इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आगे जाकर जितने भी लोग जो नीडी लोग हैं उन तक ये खाना पहुंचा दे। नाउ अगर हम बात करें कि जब हमारा कोविशील्ड बना था, मतलब हमारा जो कोविशील्ड जो हमारे इंडिया ने खुद से बनाया था, जब ये बना था तो कुछ कंट्रीज जो थी, जो हमारे नेबर्स थे, इनको सबसे पहले इंडिया ने कोविशील्ड के कुछ पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड किए थे, मतलब कुछ नंबर ऑफ वैक्सीन उनको दिए थे। तो उनमें से म्यांमार भी एक था। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 4 स्टेट्स ऐसे थे जिसको सबसे पहले इंडिया ने कोविशील्ड प्रोवाइड किया था अंडर अ स्कीम कॉल्ड एज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। मतलब वैक्सीन के थ्रू मित्रता कर रहे थे। मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्र बनना, ठीक है, मतलब मित्रता करना, फ्रेंडशिप करना, यानी कि वैक्सीन को देकर अपने फ्रेंडशिप को इंप्रूव करने की कोशिश की इन 4 कंट्री के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये चारों कंट्री ऐसी हैं जो कि हमारे आसपास में है, मतलब हमारे नेबर्स हैं। देखिए, इंडिया है, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे म्यांमार होगा, और इंडिया के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो नेपाल और भूटान हो जाता है। ये 4 स्टेट्स ऐसी है, 4 ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया के बहुत आसपास है, और इंडिया के साथ डायरेक्टली इनका बॉर्डर टच होता है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट है कि इनको डायरेक्टली वैक्सीन दिया गया था। तो म्यांमार वॉज वन ऑफ द कंट्रीज जिनको इंडिया ने कोविशील्ड सबसे पहले दिया था। अगर आप म्यांमार की बॉर्डर्स को देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉस को डायरेक्टली टच करता है, और थाईलैंड को डायरेक्टली टच करता है, ठीक है, इधर से बांग्लादेश को ये करता है डायरेक्टली टच, ठीक है। आई होप आपको इसका मैप पर्टिकुलरली प्रॉपरली क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। जो पहला कंसाइनमेंट दिया गया था वैक्सीन का, उसके अंदर म्यांमार को भी सेंड किया गया था, और जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उन सबको मिला के टोटल 47 लाख से ज्यादा डोजेस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। 22 जनवरी से हमने वैक्सीन देना स्टार्ट किया था, और इसी के तहत जो वैक्सीन मैत्री स्कीम है हमारा, उसी को हमने इंडिया ने डेवलप करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर म्यांमार भी एक प्रॉपर रेसिपिएंट था। नाउ कोविड रिलेटेड जो प्रिपरेशंस थे, इट कोइंसाइडेड विद द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट म्यांमार के अंदर। देखिए, ऑलरेडी कोविड के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें म्यांमार भी जो था वो बहुत ज्यादा कोविड से ग्रैपल था, मतलब काफी केसेस यहाँ पर भी आ रही थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई यहीं पर, जब ये कोविड प्रॉब्लम चल ही रही थी, उसी टाइम क्या हुआ, फरवरी 2021 के अंदर, जब हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव आया हुआ था, उसी टाइम क्या हुआ, यहाँ पर कू हो गया, मिलिट्री कू का सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप एक जो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अगर आप पावर से हटा दो, और एक मिलिट्री जो वहां की जो मिलिट्री जो रूल कर रही है, वो अगर खुद पावर में बैठ जाए, दैट इज कॉल्ड एज मिलिट्री कू। तो ये मिलिट्री कू वहां पर किया गया, और जो वहां की जो ऑंग सान सू की जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उनको हटा दिया गया, और जो वहां के जो आर्मी कमांडर थे वो खुद वहां प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब सारी पावर उन्होंने अपने हाथों में अज्यूम कर ली। अब इस पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल ये जो डेवलपमेंट हुआ इस पर्टिकुलर कंट्री में, इसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जितने भी हॉस्पिटल वगैरह थे वहां पर काम करना छोड़ दिया, और उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, जहां पर जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए, आपको समझना है कि अगर जो डॉक्टर्स थे, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट में साथ दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑब्वियसली बिकॉज एक अनडेमोक्रेटिक चीज हो रही थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने साथ दिया। बट द पॉइंट इज कि उस टाइम हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बट कोविड के टाइम में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट करना, उसके कारण क्या हुआ, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, और हेल्थ केयर सेक्टर जो है पूरी तरीके से क्राइसिस में चला गया। अभी मोर देन 19,000 लोग ऑलरेडी म्यांमार के अंदर जो है मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि बहुत सारे मिलिट्री रूलर्स जो हैं, जब से उन्होंने कू किया है तब से क्या किया है, अराउंड 19 डॉक्टर्स को उन्होंने और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के जुल्म में उन्होंने जेल में डाल दिया है, और वहां से उन्होंने डॉक्टर्स के उससे हटा दिया है, मतलब उनसे जो जितने भी उनके पास प्रोफेशनलिज्म था वो सबका सर उनसे छीन लिया गया है। Now, जो अभी विजिट हुई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, इट हैज कम एट अ टाइम जब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पर काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, यहाँ से काफी अटैक्स हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज को भी रोकने के लिए, और इस पर्टिकुलर चीज के व्यू में भी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो रिसेंटली वहां पर मिलने गए थे, और इसके बारे में बातचीत हुई है।
अगर इसी मंथ की बात कर ले, अर्लियर दिस मंथ इंडिया हैज सेड दैट कि ऑंग सान सू की जो रिसेंटली जिनको अरेस्ट किया गया था और जो फिर जिनको जेल कर दिया गया था, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से इंडिया बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इंडिया को ये बिल्कुल सही नहीं लगा और इंडिया हैज कॉल्ड फॉर रूल ऑफ लॉ एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बोल रहा है कि आप प्रॉपरली लॉ के थ्रू काम कीजिए, आप प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप ऑंग सान सू की को चार्ज कर रहे हो किसी करप्शन के केस में, तो यू शुड एटलीस्ट गिव हर अ फेयर ट्रायल। आप उनको एक प्रॉपर चांस दीजिए ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। अगर खुद को डिफेंड नहीं कर सकती है, उसके बाद आप उनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट कीजिए। बट यहाँ तो प्रॉब्लम इज कि आप बिना किसी ट्रायल के उनको जेल में डाल रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि म्यांमार के अंदर चल रही है। अब म्यांमार का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए आसियान ने अपना खुद का एक प्रोसेस बना रखा है और इंडिया पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा है। इंडिया चाह रहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज रेडी फॉर इट्स नेबर्स, ताकि अगर नेबर्स के बीच में कोई भी इशू आती है तो वहां पर इंडिया एज अ हेल्पिंग हैंड वहां पर प्रोवाइड कर सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर्मर्ड व्हीकल, एक रिकन्सेंस व्हीकल है जो कि इंडियन आर्मी ने अपने अंदर इंक्लूड किया है, अपने फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया है। हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर पहला सेट है, ये पहली बार ये व्हीकल जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं। ये पूरी तरीके से इंडिजिनियस व्हीकल है जहां पर 90% से ज्यादा जो कंपोनेंट्स है इस पर्टिकुलर व्हीकल के, वो इंडियन आर्मी ने खुद बनाए हैं। अगर आप देखेंगे, ये डीआरडीओ हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस पर्टिकुलर चीज को डिजाइन किया है, उसने इस व्हीकल को डिजाइन किया था। और डिजाइन करने के बाद जो डिजाइन था उन्होंने दो डिफरेंट कंपनीज को दिए थे। पहला था ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि मेदाक के अंदर है, और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि पुणे के अंदर है। इन दोनों को दिया गया था और इसके तहत ही मोर देन 90% जो चीजें हैं, इंडिजिनियस कंटेंट है, वो मतलब जो इंडिया के अंदर खुद से बनाई गई है, और सिर्फ 10% ऐसा कंपोनेंट है जो हमने बाहर से इंड्यूस किया है। अब इसको हमने रिसेंटली कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स जो है इंडियन आर्मी के अंदर, उसको उसके अंदर इंक्लूड किया है। देखिए, इंडियन आर्मी जो है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉर्प्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। उनमें से एक है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का मेन काम ये होता है बेसिकली कि किसी भी टफ टेरेन में, मतलब किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस में जहां पर रोड या ब्रिजेस वगैरह नहीं है, उस पर टेम्पररी तरीके से ब्रिजेस बना करके जल्दी से जल्दी उस एरिया को क्रॉस ओवर करना, ताकि जहां पर आपको फोर्स या फिर ट्रूप्स चाहिए वहां पर जल्दी से जल्दी आप अपने फोर्स को मोबिलाइज कर सके और वहां तक पहुंचा सके। ये मेन काम है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का। नाउ माइंड यू, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स परमानेंट हो। ये बहुत ही टेम्पररी एंड शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि इजीली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जितने भी चीजें हैं वो क्रॉस हो जाए, और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि बॉर्डर एरियाज में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो हमेशा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि बॉर्डर एरियाज में जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, जितने भी रोडवेज हाईवेज ये सब बनाए जाएंगे, उसका काम बीआरओ का है। यहाँ पर कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिससे कि इजीली एक पर्टिकुलर फोर्स जो है मोबिलाइज हो सके, जहां पर पहुंचना है वहां तक पहुंच सके। नाउ जैसा हमें पता है जब कोविड आया था लास्ट, पिछले 1 या 2 साल से कोविड जब चल रहा है, तब से काफी प्रॉब्लम हुई। तब से सारी की सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद है और किसी भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट था वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया। बट इसके बावजूद ये जो हमारा आर्मर्ड व्हीकल है कि बिल्कुल टाइम से ऑन स्केड्यूल ये इंडियन आर्मी को मिल गया है। मतलब कोविड के दौरान भी इसका काम लगातार चलता जा रहा था। ठीक है, नाउ द व्हीकल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट रिकन्सेंस ऑफ वाटर ऑब्स्टिकल्स। इसका सीधा सा मतलब है, ओके, सबसे पहले समझते हैं रिकन्सेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, रिकन्सेंस का सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एनिमी टेरिटरी के अंदर अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज दिस इज एनिमी टेरिटरी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर छुपकर किसी एक तरीके से वहां पे ऑब्जर्व कर सके कि एनिमी का एक्जैक्टली पोजीशन क्या है, वहां पे उनका लोकेशन क्या है। अगर हमें वॉरफेयर यूज करना है, अगर हमें किसी पे अटैक करना है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया का पहले रिकन्सेंस करें, मतलब छानबीन करें। छानबीन करने के बाद हम एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जितने नंबर ऑफ एनिमीज है, सारे का सारा डेटा एक जगह लिया है, उसके बाद ही हम उन पे अटैक करें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिकन्सेंस। अब देखिए, किसी भी तरीके का कोई वाटर ऑब्स्टिकल हो, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, हमें रिवर को क्रॉस करना है, तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कैसे, क्या हम छोटा सा एक ऐसा ब्रिज बना सकते हैं जो कि इजीली हमें क्रॉस करने में हेल्प करेगा, बिकॉज सेकंड तरफ एनिमी की टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स है वहां पर ये पर्टिकुलर व्हीकल को यूज कर सकता है और वहां पर बहुत आसानी से काम कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये व्हीकल किस लिए काम आएगा। ओके, नाउ इसके अलावा किसी भी तरीके का वाटर ऑब्स्टिकल, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा जो कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, कि वाटर से रिलेटेड हो गया, कोई लैंड पर कोई भी ऑब्स्टिकल होगा, कोई नेविगेशन से रिलेटेड, कोई भी डेटा बैकअप से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, इन सब चीजों को करने के लिए पर्टिकुलर जो व्हीकल है पूरी तरीके से कैपेबल है। जितने भी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के जो इंजीनियर्स होंगे, जो ये ऑफिसर्स होंगे, आर्मी ऑफिसर जवान होंगे, वो इस पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज उनको उसके लिए ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ वो रियल टाइम अपडेट्स देता है, जितने भी फोर्स कमांडर्स होते हैं, मतलब जितने भी सीनियर्स होते हैं, उन सबको रियल टाइम अपडेट्स देता रहता है, टाइम टू टाइम। क्या अपडेट्स देता है हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए,
इससे पहले एक BMP IIK नाम का एक एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हुआ करता था। उसका ये मेन काम था कि किसी भी टफ टेरेन में अगर किसी भी ऑब्स्टिकल को, नदी को, नाले को जहां पर ब्रिज नहीं है उसको पार करना है, तो कितने शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रक्चर बनाकर हम उसको पार करा सकते हैं, वो काम बेसिकली इस पर्टिकुलर BMP-2 की का था। ठीक है, लेकिन इसको अभी रिसेंटली एडवांस्ड वर्जन जो बनाया गया है उसी को यहाँ पर कहते हैं ये लाइक आर्मर्ड इंजीनियर रिकंसेंस व्हीकल्स। ठीक है, AERV जो है उसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसी का मेन काम ये है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कोई भी टफ स्ट्रक्चर बना करके किसी भी एरिया को में पार करा सकते हैं अपनी पूरी की पूरी ट्रिप को। Now, ये जो सिस्टम हमने बनाया है वो एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा द एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग रिकंसेंस कैपेबिलिटीज जो इंडियन आर्मी के हैं। ऑलरेडी इंडिया के पास काफी अच्छी रिकंसेंस कैपेबिलिटीज है, मतलब काफी अच्छा ऑलरेडी इंडिया इस मामले में काफी एडवांस्ड है, बट इसके बावजूद इसको और ज्यादा एनहांस किया गया है और ज्यादा इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ये एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है, जहां पर हमारे जितने भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन है, कोई भी अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा तो वहां पर हम प्रॉपरली छानबीन कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे जाकर अटैक कर सकते हैं। अगर AERB की बात करें तो इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ मेजरिंग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो सॉइल है वो कितना फोर्स, कितना लोड एक बार में कैरी कर सकता है, उसके बारे में भी डेटा ये एग्जैक्टली निकाल सकता है। स्पेशली जो रिवर बैंक्स है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिवर है तो वहां पर कितनी ट्रूप्स एक बार में इजिली मूव ऑन कर सकती है, उस तरफ जा सकती है, ब्रिज पे कितने लोग एक साथ जा सकते हैं, ये सारा का सारा डेटा कैपेबल है ये पर्टिकुलर AERB ट्रैक करने के लिए। नाउ अब इफ दे आर मोटरेबल, तो कौन से मिलिट्री व्हीकल्स है, किस टाइप के मिलिट्री व्हीकल है जो उस पर्टिकुलर एरिया से मूव हो सकते हैं। देखिए वहां पर एक गो नो गो का एक बेसिस होता है, गो नो गो एक टाइप का अप्रोच होता है, जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर रोड जो है या फिर एक पर्टिकुलर ब्रिज जो है, क्या वो इतना रेडी है कि वो गो हो सकता है, मतलब क्या वहां पर ग्रीन सिग्नल है, क्या वो जा सकते हैं, या फिर इट इज नो गो। ठीक है, नो गो। तो दो कंसेप्ट है, एक तो गो होता है या फिर नो गो होता है। ठीक है, तो गो नो गो इसे कहते हैं गो नो गो। अगर एक पर्टिकुलर ब्रिज इतना कैपेबल है कि वो पूरी ट्रिप को मूव कर सकता है, उसे कहते हैं गो, और अगर नहीं कर सकता दैट इज कॉल्ड नो गो। ठीक है, ये सब एक क्रिटिकल पैरामीटर्स की तरह है जो कि ब्रिज बनाते टाइम देखे जाते हैं। इसके अलावा किसी एरिया के अंदर कोई ड्राई गैप है, वेट गैप है, ठीक है, डे कंडीशन है, नाइट कंडीशन है, कोई स्लोप है, हाइट है, किसी भी तरीके का कोई भी डेटा है, मतलब कहाँ पे आपको मूव करना है, ये सारा डेटा ये प्रॉपरली रीड करने में और अपडेट करने में AERB पूरी तरीके से कैपेबल है। नाउ AERB की बात करें, इट कैन आल्सो नेविगेट इन टेरेन्स यूजिंग मिलिट्री ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए जो मिलिट्री जब मूव करती है तो इट डज नॉट मूव इन अ कन्वेंशनल मैनर, उनके पास एक अलग तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिस तरीके से वो मूव करना चाहती है, और AERB जो है पूरी तरीके से कैपेबल है उस पर्टिकुलर तरीके से, यानी कि ग्रिड सिस्टम में जाकर वो इजिली मूव कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसी भी एरिया से वो मूव कर रहा है, अगर वहां पर कोई भी रिवर वगैरह आ रहा है, कोई भी ऐसा स्ट्रीम वगैरह आ रहा है, तो वहां पर कितना गहरा वो पानी है, कितना अंडर वाटर बेड्स कितने गहरे हैं, इन सब चीजों को ये प्रॉपर्ली मेजर कर सकता है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर रिवर के अंदर करंट कितनी फास्ट है, कितने स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, इन सब चीजों को ये चेक करके उनका डेटा स्टोर कर सकता है, और साथ ही साथ उस डेटा को स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि फर्दर एनालिसिस के लिए, फ्यूचर एनालिसिस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए भी रख सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आप AERB को लेकर जाएंगे तो वहां पर आपका सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके वो एक जगह रख देगा, फिर आप वापस आकर अपने ट्रुप में या फिर अपने अपने बैरक्स में आकर आप वापस आकर एक प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको आगे की तरफ अप्रोच करना है, इसके लिए काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर व्हीकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि जो मैरिजेज में हमारे चेंजेस किए गए हैं उसके जितने भी लॉज हैं, उसके आसपास के जितने लॉज हैं, उनको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या फिर कैसे उसके अंदर चेंजेस कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए एंटी चाइल्ड मैरिज लॉ है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये वो बिल है जिसके अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि अब से वो चाइल्ड एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी एज 21 से मतलब कम है, मतलब 21 तक एक बच्चा चाइल्ड होगा। मतलब ये कहा गया है, अभी तक जितने भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं उन सब में 18 से कम को चाइल्ड कहा जाता है, बट अब से 21 से कम को चाइल्ड कहा जाएगा। तो इसने अमेंड कर दिया डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल दोनों ही, जिसने अभी 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया, वो सबके सब चाइल्ड माने जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये ओवरराइड कर रहा है बहुत सारे पर्सनल लॉज को, जैसे हिंदूज के, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम को, पारसीज को, यहाँ तक कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आया था उसको भी ये पूरी तरीके से ओवरराइड कर रहा है। इन सब में ये लिखा गया है कि चाइल्ड एक वो पर्सन है जो कि 18 साल से कम का हो, लेकिन उसने जो अभी न्यू रूल जो आया है, जो न्यू अमेंडमेंट आया है, उसके तहत 21 ईयर से कम वाला हर एक बच्चा चाइल्ड माना जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि कितना पैट्रोनाइजिंग और कितना पैट्रियार्कल होगा कि जहां पर एक 18 साल की ज्यादा के बच्चे को, मतलब 19 से 20 साल के बच्चे को अगर आप एक चाइल्ड बोलेंगे जो कि अपने डिसीजन सारे के सारे लेने को रेडी है, मतलब वो वोटिंग करने को रेडी है, लेकिन वो मैरिज करने को रेडी नहीं है, मतलब मैरिज करने के लिए वो अभी कैपेबल नहीं है। समझ रहे हैं, एक 18 साल से ऊपर का बच्चा, यानी कि 19 से 20 साल का बच्चा कोई जो कि वोट देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो गया है, मतलब वो अपने लाइफ की डिसीजन प्रॉपर्ली ले पा रहा है, बट वो मैरिज के लिए रेडी नहीं है। मतलब ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट उनका ये कहना है।
अगर हम कुछ डेटा वगैरह चेक करें तो जो 1988 के अंदर एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत वोटिंग एज जो थी, बहुत सारे जो एडल्ट फ्रेंचाइजी के लोग थे पार्लियामेंट के अंदर भी और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए, उसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, दिस वाज द पर्टिकुलर एक्ट जिसने एक्चुअली हमारे वोटिंग एज को 18 किया था। इसके अलावा मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर आया था, जिसमें 18 साल से कम के बच्चे को मेजॉरिटी, मतलब 18 साल के बच्चे को ही मेजॉरिटी का बच्चा बोला जाता था, ठीक है। और अगर वो पर्टिकुलर पर्सन अपने गार्जियन के साथ है तो उसको 21 साल तक जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको मेजॉरिटी नहीं बोला जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने सुना होगा मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, एक पर्टिकुलर पर्सन को माइनर तब माना जाता है अगर वो 18 से छोटा हो, ठीक है। 18 से कम हो तो उसे 18 कहा जाता है, 18 से ज्यादा हो तो उसे मेजॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया मेजॉरिटी क्या है। नाउ इसके साथ ही अगर आप मेजॉरिटी एक्ट के साथ ही एक दूसरे एक्ट को देखेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, मतलब जब ये 1875 के अंदर जो मैरिज एक्ट आया था, मेजॉरिटी एक्ट आया था, उसके जस्ट 3 साल पहले एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 के अंदर। उसमें ये बोला गया कि कोई भी ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जो कि 18 से छोटा हो, या फिर यानी कि जो मेजॉरिटी जिसके पास अभी नहीं आई हो। मेजॉरिटी का सीधा सा मतलब क्या है, देख रहे हैं आप, 18 साल, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि 18 से ऊपर हो गया है वही किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। मतलब किसी भी बिजनेस फॉर्म में, किसी भी पर्टिकुलर चीज में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कोई भी ऐसा पर्सन साइन कर सकता है जिसकी एज जो है 18 से ऊपर हो गई है, मतलब 18 के बाद ही साइन कर सकता है। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट है, यानी कि जो सेक्सुअल क्राइम्स को रोकता है अगेंस्ट, मतलब बच्चों के अगेंस्ट जो सेक्सुअल क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको रोकता है, उसके अंदर भी एक चाइल्ड उसको माना गया है जो कि 18 साल से छोटा होता है। मतलब 18 साल की कम के बच्चे को एक चाइल्ड माना जाता है, और उससे जो इंक्रीज हो जाता है, उससे जो 18 से ऊपर हो जाता है उसको चाइल्ड नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो सेक्स के लिए एज ऑफ कंसेंट है उसको भी 18 ईयर्स का ही यहाँ पर बाय लॉ एक वो बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए, इसके अलावा अगर आप जुवेनाइल की बात करेंगे, जुवेनाइल क्या होता है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम है, अगर उसको किसी भी क्राइम में अरेस्ट किया जाता है, उसे कहा जाता है कि वो जुवेनाइल है। जुवेनाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि अगेन 18 साल से कम हो, यानी कि इसका भी सेम है, यानी कि 18 साल से कम के एक बच्चे को जुवेनाइल कहा जाता है। यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, उसके अंदर भी एक ऐसे पर्सन को ही जुवेनाइल कहा जाता है जिसका एज जो है 18 साल से कम हो। आई होप समझ आ रहा है आपको। पॉस्को एक्ट के अंदर, जुवेनाइल एक्ट के अंदर, पीछे हमने देखा उन एक्ट के अंदर, इन सब के अंदर जो एज ऑफ चाइल्ड है वो 18 साल माना जाता है। इसके अलावा एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 के अंदर लाया गया था। इसके अंदर एक चाइल्ड की एज जो थी वो 6 से लेकर 14 के बीच में थी। अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 से 14 के बीच में है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स हैं जहां पर 18 साल है, और अब एक और एक्ट आया है जहां पर चाइल्ड को 21 ईयर्स का बोला जा रहा है। तो अब देख रहे हैं सिर्फ चाइल्ड की डेफिनेशन कितनी ज्यादा वेरी हो रही है हमारे खुद की कंट्री के अंदर, ठीक है। सो हम अभी एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर पहुंचे ही नहीं है। अगर एंटी चाइल्ड लेबर लॉ की बात करेंगे जो कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की बात करता है, वहां पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि 14 साल से कम का है उसको चाइल्ड माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर अगेन 14 साल का एज जो है वो चाइल्ड के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर कुछ एज ऐसे हैं जो 14 बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लॉज है जो 18 बोल रहे हैं, और अब एक ऐसा लॉ आ गया जो कि 21 बोल रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल हमारे पास एज नहीं है जिसको एक्चुअली हम चाइल्ड के लिए बोल सके सिंपली कि इस साल से कम का बच्चा चाइल्ड है, इससे जो ऊपर हो गया वो चाइल्ड नहीं है। अब इसी पर्टिकुलर एंटी चाइल्ड लेबर लॉ की बात करें तो 14 साल से कोई भी छोटा बच्चा होगा उसे चाइल्ड बोला जाएगा, ठीक है। और कोई भी 14 साल से बड़ा है लेकिन 18 साल से कोई छोटा है, आपको ध्यान रखना है, 14 से 18 के बीच में उसे कहा जाएगा कि ही इज एन एडोलसेंट नाउ, ठीक है। एट वन लेवल हम ये कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहता है, यानी कि मेजॉरिटी के अंदर जाना चाहता है, और कोई अगर वोट करना चाहता है तो उसकी एज 18 होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ के अंदर अगर वो मैरिज करना चाहता है तो उसकी एज 18 नहीं होनी चाहिए, तो उसकी एज एटलीस्ट 21 होनी चाहिए। अब समझ रहे हैं, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वोटिंग कर रहा है, फिर कोई अगर कॉन्टेक्ट्स के अंदर जा रहा है, यानी कि उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी बन चुकी है कि वो अपने खुद के डिसीजंस प्रॉपर्ली ले सकता है। यानी कि 18 साल में अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है फिर वोटिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इतना मेच्योर इनफ हो चुका है कि वो अपने सारे डिसीजन खुद ले सकता है। तो क्यों वो अपने लाइफ के डिसीजन 18 में नहीं ले सकता है, क्यों उसको अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए 21 तक वेट करना पड़ रहा है? दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि व्हाई शी कांट टेक अ डिसीजन कि उसको 18 पे ही मैरिज करनी है या फिर नहीं करनी है। देखिए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर कि 21 करना अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। एटलीस्ट जितने भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं उसको रोका जाएगा। बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि एक पर्टिकुलर बॉय या फिर गर्ल अगर वो शादी करना चाहते हैं 21 से पहले 18 में, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? अगर वो अपना डिसीजन खुद से चूज करना चाहते हैं, बिकॉज 18 में कोई पर्सन बच्चा नहीं रहता है, राइट। अगर हम मेच्योरिटी लेवल की बात करें, दे आर मेच्योर इनफ, ठीक है।
अगर बाई लॉ देखे तो वो वोटिंग कर सकते हैं, बाई लॉ देखे तो वो मेजोरिटी कहलाते हैं, ठीक है। बाई लॉ देखे तो वो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाकर काम कर सकते हैं, बिकॉज वो एंटी चाइल्ड लेबर लॉ के अंदर भी नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि 18 साल में एक पर्टिकुलर पर्सन मेच्योर इनफ हो जाता है कि वो अपने सारे डिसीजंस ले सकता है। तो वाई नॉट ऑफ मैरिज, ठीक है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो हमें ध्यान रखना होगा। लॉ से हटके अगर हम एथिक्स को देखें तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर पॉन्डर ओवर कर सकते हैं। नाउ बाई मेकिंग मैरिजेस अंडर 21 ईयर्स इनवैलिड, अब ऑब्वियसली 21 के अंदर जितने भी मैरिजेस होंगे वो सबके सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो कोई भी इस पर्टिकुलर एज से अंदर अगर मैरिज करेगा तो वो क्रिमिनलाइज हो जाएगा, मतलब उसका मैरिज जो है पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब अगर वो गवर्नमेंट की नजरों में आया तो पूरी तरीके से नल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उनको फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा अंडर लॉ, ठीक है। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इसके अलावा ऑथर ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह ये बोलते हैं कि सिर्फ अगर हमें डेफिनेशन को अपने ट्विक करना है, डेफिनेशन को अगर हमें चेंज करना है तो हमें इस तरीके का डेफिनेशन चेंज करना चाहिए जिससे कुछ फायदा हो हमें, ना कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि चीजों से डिप्राइव होना स्टार्ट हो। हमें ऐसा होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उनको कोई राइट्स मिलने चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। यहाँ तो जब हम 18 से 21 करते हैं तो पहली बात तो जो वुमेन्स थी उनकी ऑल्दो अच्छा भी हुआ है। देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे यहाँ पर तो ऑल्दो अच्छा हुआ है, दैट इज विदाउट अ डाउट। लेकिन पॉइंट इज कि राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हर चीज जो है पूरी तरीके से कट होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर वो अपनी डिसीजंस 18 के बाद अब नहीं ले सकती है। दे हैड टू वेट फॉर 21 के बाद ही वो अपनी डिसीजंस को ले सकती है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द रिवीजन पार्ट, जहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको रिवाइज के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। इसके आंसर्स हम आपको कल के वीडियो क्लास में बताएंगे। The first question is कि World Bank is the only financial institution which continued to fund Taliban even after others froze their accounts. Second is border of Myanmar directly touch करता है लाओस को. Third is AERV, it contains 100% indigenous content. Fourth is that the Special Marriage Act 1954 will also be amendment to cater needs of increasing marriages age of women. And final question is according to anti-child labor law, a 14-year-old person is called a adolescent. ठीक है, so these are the 5 क्वेश्चन जिसके बारे में जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। The first question was that the marriage age for girls was increased to 18 years in 1947. जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि 1978 दिस वाज द टाइम जब मैरिज एज ऑफ गर्ल जो था वो 18 साल किया गया था। Next is select committees, they're constituted for a specific purpose. Yes, this is totally correct. Select committee और joint parliamentary committee, ये दोनों ही कमिटीज ऐसी हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और जो कि एक डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो हमेशा रहती है, मतलब वो एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं होती है, वो हमेशा यानी कि एक स्टैंडिंग यानी कि परमानेंट कमेटी की तरह काम करती है। Third is the word anti-national was included in the Indian Constitution by 43rd Amendment Act. This is the wrong statement. ये 42nd के द्वारा किया गया था और 43rd Amendment Act के द्वारा इसको हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। Fourth is Indian flapshell turtle is one of the biggest turtles found in India. It is one of the smallest turtle. This is a false statement. ये one of the smallest है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। इसकी टोटल साइज जो है it is less than 350 millimeters. ठीक है, इतनी छोटी साइज होती है इसकी। नेक्स्ट इज टर्टल्स आर हंटेड टू मेक लेदर फ्रॉम देयर स्किन्स। यस, दिस इज वेरी ट्रू। हमने कल इसके बारे में बात किया था कि ये दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि उनके स्किन से लेदर बनाया जाता है, इसलिए उनको हंट किया जाता है, इसलिए उनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट इज कि प्रेस फ्रीडम इन इंडिया इज इनडायरेक्टली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, दिस इज वेरी ट्रू। जैसे हमने बात किया था, आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड ऑब्वियसली प्रेस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है, एक वैरायटी है, राइट। सो इसलिए प्रेस फ्रीडम भी मिलता है आर्टिकल 19 के अंदर। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज चिल्लाई कालन सीज फ्रीजिंग ऑफ डल लेक इन JNK। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर टेम्परेचर जो है -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।